नमस्कार, डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम जनादेश 2023 में आपका स्वागत है। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का शंखनाद राजस्थान में हो चुका है। राजस्थान में 16वीं विधानसभा की गठन को लेकर प्रदेशवासी 25 नवंबर को मतदान करेंगे, जिसका परिणाम 3 दिसंबर को आएगा। जनादेश जिसके साथ होगा उसी राजनीतिक दल की सरकार बनेगी। प्रदेश की जनता अपनी समस्याओं और मुद्दों को लेकर 25 नवंबर को अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेगी। जनादेश 2023 के आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे झालावाड़ और बारां के विधानसभा क्षेत्रों के मुद्दों और राजनीतिक समीकरणों की। विधानसभा क्षेत्रों में आज झालरापाटन, डग, खानपुर, मनोहर थाना, बारां, अटरू, छबड़ा, किशनगंज और अंता शामिल है। इन क्षेत्रों के मुद्दों और राजनीतिक समीकरणों पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष गोधा जी। नमस्कार। इससे पहले चर्चा को शुरू करें, आइए देखते हैं झालावाड़ के विधानसभा क्षेत्रों की ये खास रिपोर्ट। जनादेश में आज बात करेंगे झालावाड़ विधानसभा क्षेत्र की। डग, झालरापाटन, खानपुर और मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र। डग विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,64,667 मतदाता हैं, जिनमें 1,34,152 पुरुष, 1,30,508 महिला और 7 ट्रांसजेंडर हैं। पिछले चुनाव में भाजपा के कालूराम ने कांग्रेस के मदन लाल को हराया था। इस बार यहां से भाजपा ने कालूराम मेघवाल और कांग्रेस ने चेतराम गहलोत को टिकट दिया है। यह सीट SC आरक्षित सीट है। झालरापाटन में कुल 2,97,810 मतदाता हैं, जिनमें 1,51,590 पुरुष, 1,46,216 महिला एवं 2 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। पिछले चुनावों में वसुंधरा राजे ने कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह जासोल को हराया था। इस बार भाजपा ने वसुंधरा राजे को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस से रामलाल चौहान प्रत्याशी हैं। खानपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,47,045 मतदाता हैं, जिनमें 1,27,301 पुरुष, 1,19,742 महिला एवं 2 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। 2018 में खानपुर में भाजपा के नरेंद्र नागर ने कांग्रेस के सुरेश गुर्जर को हराया था। इस बार भी भाजपा ने नरेंद्र नागर और कांग्रेस ने सुरेश गुर्जर को टिकट दिया है। मनोहर थाना विधानसभा में कुल 2,66,460 मतदाता हैं, जिनमें 1,37,018 पुरुष, 1,29,438 महिला और 4 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। पिछले चुनाव में भाजपा के गोविंद रानीपुरिया ने कांग्रेस के कैलाश मीणा को हराया था। इस बार भाजपा ने दोबारा गोविंद रानीपुरिया को उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस ने नेमीचंद मीणा को टिकट दिया है। यहाँ बेरोजगारी, उद्योग धंधों का बंद होना और प्रोसेसिंग यूनिट की कमी मुख्य मुद्दा है। झालावाड़ में कोटा स्टोन का मुख्य व्यवसाय है, लेकिन इस व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में धनिया, संतरा और सोयाबीन की अच्छी पैदावार होती है, लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होने के कारण युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। कृषि प्रधान होने के साथ साथ ही सरसों, धनिया और संतरे की बम्पर आवक होती है। पिछली समय में विकास कार्य तो हुए, लेकिन उनका लाभ जो युवा वर्ग है और जो जिन लाभान्वितों को मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाया। हमारे यहाँ पर 30 सालों में 2 उद्योग बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों को कार्य में परेशानी हो रही है। सरकार को यहाँ पर कार्य के लिए आगे आना पड़ेगा। जो भी नई सरकार बने, जो सरकार बनकर आए, वो लोगों के जनहित के लिए अधिक से अधिक कार्य करे, लोगों को रोजगार मिले। पिछले समय में जो मामले हुए पेपर लीक, उससे युवाओं को काफ़ी हताशा हुई है। उनमें ये अपेक्षा रखता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो बेरोजगारी का जो स्तर है उसको थोड़ा बहुत सुधार किया जाए। यहाँ पर कृषि आधारित क्षेत्र है हमारा। यहाँ पर संतरा, नारंगी, सोयाबीन वगैरह और ये धनिया का जो बड़ा व्यापार होता है, इसके अंदर थोड़ा और इसको उच्च आयाम तक पहुँचाया जाए, ताकि क्या है कि हमारे क्षेत्र में थोड़ा उन्नत विकास हो। विकास हमारे यहाँ पर अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हमें भी बहुत सारी समस्याओं का जुझारू रूप से हमें
जूझना पड़ता है और हमें कुछ समाधान मिल नहीं पाता है। आगामी सरकार जो बने, लोगों के रोज़गार के लिए बने, रोज़गार के अवसर बने, इंडस्ट्री लगे यहाँ पे। बहुत पिछले 5 साल में सरकार ने कोई काम नहीं किए। पहले पूर्व मुख्यमंत्री जो काम किए वो रुक गए, लोग बेरोजगार हो गए। अभी लोगों के पास मार्केट में कोई ज़्यादा व्यापार नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि नई जो सरकार बने वो जनता के लिए काम करे, रोज़गार के लिए काम करे, यहाँ उद्योग लगे नए नए, और काफ़ी विकास की संभावना है। यहाँ पे बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। आगामी जो भी सरकार आए वो हम महिलाओं के हित में कार्य करें, हमें रोजगार प्रदान करें, शिक्षा को लेकर महिलाओं को जागरूक करें, महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के लिए कड़े से कड़े कानून की व्यवस्था करें। चुनाव शुरू हो चुके हैं, ऐसे में यहाँ पर विकास को लेकर अब चुनावी मुद्दे भी सामने आ रहे हैं। यहाँ पर राजस्थान की अपेक्षा अभी भी कई कमियाँ हैं जैसे जिनको दूर करने की आवश्यकता है। चुनाव में खास करके जैसे रोज़गार का मुद्दा हावी रहता है कि यहाँ ज़िले में रोज़गार होना चाहिए, वहीं ये उद्योग धंधे जो है वो भी चौपट हो गए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ लगी थी वो भी फ़िलहाल बंद है। ऐसे में यहाँ के बड़ी संख्या में मज़दूर बाहर पलायन करते हैं। अब चुनावी मौसम होने के कारण यहाँ पे इस तरह के रोज़गार और शिक्षा इस मुद्दे पर वैसे ही मतलब लोगों के सामने आने लगे हैं। इसलिए अब उम्मीद करते हैं कि जो भी सरकार बने विकास पर काम करे, खासकर रोज़गार और शिक्षा को लेकर। विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। अब 25 नवंबर को इनके भाग्य का फैसला जनता के हाथ में है। अरुण कुमार शौरी, दूरदर्शन समाचार, झालावाड़। तो झालावाड़ के इन्हीं मुद्दों, समस्याओं और राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। आप हैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष गोधा जी। सर, पहले तो आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे, झालावाड़ राजस्थान के लिहाज से कितनी कुछ महत्वपूर्ण भूमिका रखता है? देखिए विकास जी, झालावाड़ राजस्थान का एक सीमावर्ती जिला है। एक तरह से सीमावर्ती इस लिहाज से कि मध्य प्रदेश से लगता हुआ जिला है जी। और चंबल नदी जो मध्य प्रदेश से होती है तो वो निकलती हुई झालावाड़ और बारा से होती हुई फिर आगे तक जाती है, जो कि प्रदेश की एकमात्र सदानीरा नदी कह सकते हैं, जैसे आप जिसमें हमेशा पानी रहता है, सदाबहार नदी। तो परवन और काली सिंध और वो पूरा इलाका जो है सरसब्ज इलाका है। राजस्थान के उन क्षेत्रों में है जो राजस्थान जो कि रेगिस्तान के लिए जाना जाता है, लेकिन आप झालावाड़, बारा और कोटा का जो पूरा संभाग और पूरा देखेंगे तो पूरा इलाका जो है बेहद सरसब्ज इलाका है, खेती के लिहाज से भी, सिंचाई के लिहाज से भी, और बड़े थर्मल प्लांट और वो सारी चीज़ें भी वहाँ पर हैं। तो उस दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट ज़िला है मतलब झालावाड़ अपने आप में। और राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालरापाटन से विधायक हैं लगातार 5-6 बार से, और सांसद रह चुके। उनके पुत्र वहाँ से सांसद हैं अभी, दुष्यंत सिंह, बारा झालावाड़ सीट से। तो राजनीतिक दृष्टि से भी उसका अपना एक बड़ा महत्व है, इसमें कोई शक नहीं है। और आर्थिक और भौगोलिक दृष्टि से भी झालावाड़ अपने आप में एक महत्वपूर्ण जिला है और मध्य प्रदेश से लगता हुआ जिला है। तो उधर का और इधर का जो एक संबंध है बना हुआ आपस में, वो भी उस दृष्टि से भी, और पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो भी झालावाड़ एक राजस्थान में पर्यटन का काफ़ी महत्व है अलग अलग जगहों पे। तो उस दृष्टि से भी झालावाड़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। बौद्ध कालीन वहाँ पे कुछ गुफाएं भी हैं, नदी भी है, एक गागरिन का किला है जो कि काफ़ी फेमस है, लोग देखने आते हैं उस इलाके को। तो उस दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है अपने आप में। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। नागपुर में संतरे का पूरे देश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और राजस्थान में संतरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा झालावाड़ में होता है। इसी को देखते हुए राजस्थान के नागपुर की संज्ञा इसको दी गई है। लेकिन जब वहाँ की जनता से बात करी तो सबसे बड़ा मुद्दा ही यही है कि जब संतरे का उत्पादन पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा हो रहा है, यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, तो क्यों नहीं यहाँ पर प्रोसेसिंग जो यूनिट है उसको लगाया जा रहा है? देखिए, ये एक बड़ी विडंबना भी कह सकते हैं हम कि राजस्थान का वो इलाका जो सिर्फ नागपुर, मतलब संतरा ही नहीं, सोयाबीन और अफीम की खेती भी काफ़ी होती है, धनिया भी वहाँ पे काफ़ी होता है। अफीम जो मतलब आपके दवाइयों में काम आता है, वो भी उस इलाके में काफ़ी खेती होती है, सरकारी खेती जो होती है।
तो उन सारी चीज़ों के लिए प्रोसेसिंग यूनिट वहाँ पर होनी चाहिए। मतलब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपने आप में एस्पेक्ट है कि आप यदि, और उस दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो पूरा इलाका है, मतलब आप झालावाड़ देख लीजिए, झालावाड़ झालरापाटन को तो थोड़ा छोड़ दीजिए, लेकिन आप डग का इलाका देखेंगे या मान लीजिए आप मनोहर थाना की तरफ जाएंगे, खानपुर की तरफ जाएंगे, तो ये बहुत पिछड़े हुए इलाके हैं। खासतौर पर डग जो है बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। तो इन इलाकों में रोजगार की दृष्टि से मुझे लगता है कि यदि प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ावा दिया जाए और वहाँ पे इस तरह की चीज़ें लाई जाएँ, न सिर्फ संतरा बल्कि सोयाबीन, धनिया और जो भी इस तरह की चीज़ें उनके लिए वहाँ पे काम किया जाए, तो निश्चित रूप से रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए मनोहरपुर के लिए कहा जाता है कि वहाँ से काफ़ी लोग पलायन करते हैं इसी वजह से कि वो वहाँ पे रोज़गार के साधन नहीं है पूरी तरह से। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में सोचना चाहिए। और राजस्थान में चूँकि मुख्यमंत्री वहाँ से रही हैं, तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर क्या कारण रहे हैं इसके पीछे कि क्यों नहीं हो पाया है, लेकिन ये होना चाहिए वहाँ पे, इसको करना चाहिए। मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र झालरापाटन रहा है। जब पूर्व मुख्यमंत्री जी यहाँ से एमएलए के तौर पे जाती है और फिर वो मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित होती है, तो वहाँ की जनता की अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। निश्चित रूप से बढ़ती हैं। मतलब ठीक है, पूरे राजस्थान की नजरें रहती हाँ, पूरे राजस्थान की नजरें रहती हैं, लेकिन झालावाड़ तो चूंकि आप जहाँ से चुन के जा रहे हैं, और एक बार नहीं चुन के जा रहे हैं, लगातार चुन के जा रहे हैं। आप पहले सांसद रहे वहाँ से, फिर बाद में आप विधायक के रूप में चुन के जा रहे हैं लगातार, और फिर उनके पुत्र वहाँ से सांसद के, तो एक घर की सी बात है, विरासत के तौर पे विरासत है, तो उस तरह से बात है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में होना चाहिए था। हालांकि वहाँ पे काफ़ी काम हुआ है, जैसे मेडिकल कॉलेज जो है, पहला प्रदेश का जो मेडिकल कॉलेज खुला सरकारी के अलावा, एक पीपीपी मोड में जो मेडिकल कॉलेज खुला गया वो झालावाड़ में खुला। वहाँ का मिनी सेक्रेटेरिएट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बड़ी बिल्डिंग है। और भी काफ़ी काम झालरापाटन में हुए हैं, सड़कों वड़कों का काम भी ठीक ठाक है। लेकिन बाकी जो क्षेत्र हैं झालावाड़ के, जिनको कि विकास की ज़रूरत है काफ़ी, मुझे लगता है कि इस दृष्टि से वहाँ पे सिर्फ झालावाड़ तक, मतलब आप मुख्यमंत्री पद पर बैठा कोई व्यक्ति सिर्फ अपने क्षेत्र तक सीमित रहे, बाकी जगहों पे भी इसको देखना चाहिए, पूरे जिले को भी देखना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ का रोजगार का है। जैसा वहाँ की जनता ने बताया कि वहाँ पर जो उद्योग धंधे पहले से स्थापित थे वो चौपट हो गए। नए उद्योग धंधों को खोलने की बात तो होती है, लेकिन हम पुरानों को नहीं बचा पा रहे। ये बड़ी एक सोचने वाली स्थिति है। और खासतौर पर इसलिए भी मैं इसको इम्पोर्टेंट मानता हूँ कि कोटा जो संभाग है, जो कोटा से लगता हुआ इलाका है, कोटा, झालावाड़, बारा, मतलब ये पूरा इलाका जो है, और कोटा औद्योगिक नगरी मानी जाती थी राजस्थान के अंदर। हालांकि वहाँ भी, कोटा में भी अब उद्योग धंधे कम हो रहे हैं, लेकिन ये पूरी बेल्ट एक अच्छे ढंग से डेवलप हो सकती थी। चूँकि मध्य प्रदेश से लगता हुआ इलाका है और कनेक्टिविटी की ऐसी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप जब पड़ोसी राज्य से जुड़े हुए रहते हैं तो कनेक्टिविटी की इतनी दिक्कत नहीं होती, आपका महत्व और बढ़ जाता है, महत्व बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे इंडस्ट्री को डेवलप किया जाता। और पानी एक बहुत बड़ी दिक्कत है राजस्थान के अंदर। हम मानते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में पानी की वजह से इस उद्योग धंधे नहीं आ पाते। यहाँ पर पानी की दिक्कत, बारिश भी अच्छी खासी होती है। राजस्थान के मतलब सबसे ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में पूरा इलाका शामिल है। तो फिर यहाँ पर उद्योग धंधों का नहीं आना, मतलब भी अपने आप में एक, और जलवायु की दृष्टि से भी देखा जाए तो एक बहुत सूदिंग सा माहौल वहाँ पर रहता है। मतलब पूरे समय में इतना कोई दिक्कत नहीं आती है जलवायु की दृष्टि से भी। तो मुझे लगता है कि फिर भी उद्योग धंधों का नहीं आना, और वो शायद कहीं ना कहीं वहाँ के जनप्रतिनिधियों की कमी मानता हूँ कि उस दृष्टि से उन्होंने प्रयास नहीं किए, या तो, और या फिर जिस तरह से काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ वहाँ पे। जी, राजस्थान वैसे तो मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर मेडिकल साइंस की उम्मीद नहीं की जा सकती कि मेडिसिन में रिसर्च हो, लेकिन झालावाड़ में कुछ सालों पहले एक प्रोजेक्ट लाया गया था जहाँ पर ये कहा गया कि हम जो नई मेडिसिन है उनका रिसर्च करेंगे, क्योंकि वहाँ पर वो अनुकूल वातावरण है। लेकिन उसके ऊपर वो भी कागजों में ही दबकर रह गया। वो प्रोजेक्ट भी अभी वो भी इंतजार में है। हाँ बिल्कुल। और वो इसलिए, मतलब उसके बावजूद भी कि वहाँ पे मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज खुला, और मेडिकल कॉलेज को बहुत अच्छे ढंग से चलाया भी गया शुरुआत में। हालांकि अब तो बताते हैं कि उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बिल्डिंग भी काफ़ी ख़राब हो गई है, प्रोफेसर्स की कमी रहती है, प्रोफेसर की कमी। लेकिन वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छे ढंग से चलाया गया था। राजस्थान का पहला मेडिकल कॉलेज था, सरकारी मेडिकल कॉलेज को छोड़ के, कि जो पीपीपी मोड पे चला था वहाँ पे, और वसुंधरा जी के प्रयासों से ही खुला था वहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे फार्मेसी का जो काम हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि अफीम को जो आमतौर पर काम आती है दवाइयों के अंदर, यदि उसकी खेती है वहाँ पे, यदि वहाँ पे संतरे का काम है वहाँ पे, तो ये मेडिसिनल प्लांट्स का भी वहाँ पे काफ़ी काम है। राजस्थान में अब तक मेडिसिन का कोई स्कोप नजर आया नहीं,
अगर ये हो जाता है तो बहुत बड़ा मील का पत्थर, बहुत बड़ा काम हो सकता था और वहाँ पे रोजगार की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती थी अपने आप में। और चूंकि मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे, वहाँ भी मेडिकल कॉलेज है, कोटा में भी मेडिकल कॉलेज है और अब तो खैर पूरे राज्य में अलग अलग सब जिलों में खुल ही रहे हैं। तो यदि वहाँ पर यदि हम फार्मेसी पर काम करते तो मुझे लगता है कि शायद एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती थी राजस्थान के लिए भी और झालावाड़ के समग्र विकास के लिए भी बहुत अच्छी चीज़। आपने मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया, झालावाड़ जो जिला मुख्यालय वो तो ठीक है, लेकिन जो झालावाड़ के आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र है, जो दूरस्थ वहाँ पे जो गांव ढानियाँ हैं, वहाँ पर भी मेडिकल की जो फैसिलिटी है वो प्रॉपर नहीं है। हाँ, इस मामले में डग की बहुत व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, डग की बहुत खराब स्थिति बताते हैं। आज बहुत लोगों से जब बात होती है वहाँ पे तो वो बताते हैं कि डग इतना पुराना और इतना मतलब पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वहाँ पे कि वहाँ पे डॉक्टर्स जाना पसंद नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ी अजीब स्थिति है। खानपुर की हम बात करें, खानपुर के लिए तो मतलब खानपुर में अभी एयरपोर्ट का एक काम होना था वहाँ पे, वहाँ पे वो एंसिलरी बननी थी उसका काम धीमे चल रहा है। मनोहरपुर से लोग इसीलिए पलायन करते हैं, मनोहरपुर के बताते हैं कि करीबन 60 गांव हैं, लेकिन वहाँ से लोग इसीलिए पलायन करते हैं कि वहाँ पे रोज़गार की दिक्कत है बहुत बड़ी। तो मुझे लगता है कि मेडिकल का काम किया जाता, मेडिकल फार्मेसी का काम होता, इस तरह की चीज़ों पे काम होता तो रोज़गार भी मिलता और लोगों को वहाँ पर जाने में भी दिक्कत नहीं आती। डॉक्टर्स के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि हम पिछड़े क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ पर रहने की सुविधाएं नहीं मिलती हैं, यहाँ पर इस तरह की दिक्कतें आती है, इसलिए डॉक्टर्स, सरकारी डॉक्टर्स खासतौर पर जाना पसंद नहीं करते। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में काम किया जाना चाहिए था और जब वसुंधरा जी वहाँ से हैं तो उनको इस दिशा में भी सोचना चाहिए था कि भाई हम वहाँ पे इस तरह से क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम मतलब झालरापाटन, डग, मनोहरपुर, सबको साथ में लेते हुए। और बहुत छोटी छोटी जगहें हैं, ऐसी कोई बहुत बड़े बड़े इलाके भी नहीं है। झालावाड़ इटसेल्फ कोई बहुत बड़ा जिला नहीं है। तो मुझे लगता है कि किया जा सकता था। मतलब ठीक है, जैसलमेर जैसे दिक्कत हो सकती है कि वहाँ पे बहुत दूरियों पर है सब चीज़ें, लेकिन झालावाड़ में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। छोड़ा जैसलमेर के प्राकृतिक संसाधन भी नहीं, यहाँ पर तो यहाँ पे सब चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं। डेवलप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से इसको। हो ये रहा है कि झालावाड़ में ज़्यादातर लोग, जो जनता है, बीमार हो जाती है तो उनको कोटा की तरफ रुख करना पड़ता है। कोटा मेडिकल कॉलेज या कोटा के जो बड़े सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल, उनमें जाना पड़ता है। वो इसी वजह से, हालांकि दावा भी कुछ दिन पहले भी उन्होंने जब किया तो यही कहा कि झालावाड़ में काफ़ी चीज़ें डेवलप हो गई, हुई भी हैं, लेकिन अभी भी जैसे डग हुआ या खानपुर हुआ, जो दूरस्थ इलाके हैं, मतलब डग के बारे में तो लोग कहते हैं कि वहाँ पे ना टीचर्स जाना पसंद करते हैं, ना पे वहाँ मतलब मुख्य धारा से जुड़ा हुआ नहीं। हाँ, लगता हुआ है ही नहीं, लगता ही नहीं है कि मुख्य धारा से जुड़ा हुआ। तो मुझे लगता है इस बारे में सोचना चाहिए कि हम किन चीज़ों पे वहाँ पे डेवलपमेंट के क्या इश्यूज हो सकते हैं। तो मुख्य धारा से जुड़ने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि वहाँ पर बेहतर कनेक्टिविटी हो। झालावाड़ में लगातार चुनाव लड़े जाते हैं एयरपोर्ट के लिए, हाँ, एयरपोर्ट अभी तक ये सपना पूरा नहीं हुआ है, वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है। वहाँ पे ये इस तरह का आरोप भी लगता है कि जब कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो फिर वो रोक दिया जाता है, काम को गति कम कर दी जाती है। खानपुर में ये एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट आना है, झालावाड़ से लगता हुआ जो इलाका है, लेकिन वहाँ पे अटका हुआ है लंबे समय से, काम बहुत धीमे गति से चल रहा है। और सिर्फ एयरपोर्ट नहीं आना था, एयरपोर्ट के साथ ही एंसिलरी भी आनी थी, उसके साथ से जुड़ा हुआ जो उद्योग, हाँ, वो कड़ी से कड़ी जोड़ती है जब तो एक बड़ा प्रोजेक्ट आना था वहाँ पे, पर वो नहीं आ पा रहा। और झालावाड़ की कनेक्टिविटी बनती है यदि, तो झालावाड़ की कनेक्टिविटी सिर्फ कोटा, मतलब कोटा उस पूरे इलाके के लिए नहीं है, बल्कि हम मध्य प्रदेश तक भी जाते हैं। मध्य प्रदेश में फिर झालावाड़ से जब निकलते हैं तो हम इंदौर के साइड में ही जाते हैं। इंदौर एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। तो मुझे लगता है कि झालावाड़ को यदि हम उस ढंग से डेवलप करते हैं तो इंदौर से जो हमको फायदा मिल सकता है, मध्य प्रदेश के जो औद्योगिक इलाके उनका जो फायदा मिल सकता है, वो भी हम उठा सकते हैं। तो बॉर्डर के उस तरफ काम हो रहा है, इस तरफ नहीं हो रहा है। अब ये क्षेत्र एक ही है, ये क्षेत्र एक ही है, हालांकि इंदौर थोड़ी सी दूरी पे है, लेकिन फिर भी वहाँ पे मतलब कनेक्टिविटी हो जाए, यदि परिस्थितियां भी वही हैं तो हम उनका फायदा उठा सकते हैं। वहाँ से मतलब दूसरे प्रदेश के लोग भी आ सकते हैं, यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो कनेक्टिविटी तो निश्चित रूप से बहुत जरूरी है, चीज़ बहुत जरूरी चीज़। एयरपोर्ट की बात हो गई, वहाँ पे सड़कों की हालत तो और भी ज़्यादा बुरी है, गाँवों की, शहरों की। अब ये देखिए, झालरापाटन के बारे में तो मैंने खैर ये मैं गया भी नहीं, जो डग, खानपुर, मनोहरपुरा की बात करी जाए, वहाँ की जनता का कहना है, जनता की वास्तव में खराब है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब ये सोचने वाली बात है कि जब हम राजस्थान में और खासतौर पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और ये सारी योजनाएं जो चलती हैं, उनमें अच्छी सड़कों का निर्माण भी हुआ है काफ़ी हद तक, लेकिन फिर भी झालरापाटन और झालावाड़ के इलाके में इस तरह की सड़कों का एक कारण ये भी हो सकता है, वहाँ पे मैं मान सकता हूँ कि बारिश काफ़ी होती है तो उस वजह से सड़कें रिपेयर नहीं हो पाती, लेकिन टूट जाती होंगी। लेकिन
फिर भी रिपेयर करना और ये सब कुछ करना वहाँ पे जनप्रतिनिधियों का भी काम है और सरकार का भी काम है। तो मुझे लगता है इस बारे में सोचना चाहिए था। जी बिल्कुल सोचना चाहिए। झालावाड़ के लोगों की एक और मांग है कि यहाँ पर फूड पार्क की स्थापना की जाए। जब सब कुछ यहाँ पर है तो फिर फूड पार्क से दूरी क्यों? फूड पार्क देखिए इस लिहाज से भी जरूरी है कि संतरे का इतना बड़ा उत्पादन है वहाँ पे, धनिये का बड़ा उत्पादन है और संतरा भी हाई क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का संतरा है, मतलब जो कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट जाता भी है वहाँ से। तो यदि फूड पार्क वहाँ बने और सिर्फ धनिया, देखिए पूरा जो इलाका है, मतलब आप कोटा डिवीज़न को देखेंगे यदि, तो गेहूं का बहुत बड़ा काम है वहाँ पे जो आपकी मंडी है, आपके जो रामगंज मंडी और जो बाकी इलाका है, मसालों का बहुत बड़ा काम है, सोयाबीन का बहुत बड़ा काम है, लहसुन का बहुत बड़ा काम है उस पूरे इलाके के अंदर। तो यदि आप उस फूड पार्क को डेवलप करते हैं तो इन सारी चीज़ों में आपको फायदा मिलता है। तो मुझे लगता है कि हम बजट घोषणा इसके बारे में देख चुके हैं कई बार कि वहाँ पे फूड पार्क हम बनाएंगे, ये सब कुछ होगा, पर कभी भी धरातल पर वो चीज़ें नहीं आ पाती है। उसका कारण तो जनप्रतिनिधियों की कमी भी मैं मानता हूँ कि जो चुन के जा रहे हैं उनको इस बारे में एम्फेसाइज करना चाहिए, उनको इस बारे में जोर देना चाहिए कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर लेके आ सकते हैं ताकि लोगों को रोजगार भी मिले, काम भी मिले, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनेगी, लोगों का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित होगा तो रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। बिल्कुल। झालावाड़ का ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफी कुछ योगदान रहा है। बौद्धकालीन गुफाएं हैं, गागरोन का किला है, झालरापाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। इन सब के बावजूद पर्यटन के लिहाज से लगातार पिछड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि पूरा कोटा संभाग में जी एकमात्र कोटा और बूंदी हैं, मतलब 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा। जी 2 जगह तो बहुत अच्छा काम हो गया। कोटा में जैसे अभी चंबल रिवर फ्रंट और ये सारी चीजें आ गई, बूंदी पहले से पर्यटन में है, झालावाड़ को बहुत अच्छे से डेवलप, जबकि झालावाड़ में उससे भी ज्यादा मतलब किया जा सकता था। जैसे गागरेन का किला है, बौद्धकालीन गुफाएं हैं, एक इनके ऊपर अगर रिसर्च भी किया जाए तो एक इतिहास झालावाड़ से लगता हुआ 12 जिला है जहाँ रामगढ़ क्रेटर है, मतलब आप सोचिए, जो कि दुनिया का एकमात्र क्रेटर है ज्वालामुखी से जो बना हुआ। तो उस पूरे इलाके को एक सर्किट के रूप में डेवलप किया जाता तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा फायदा हमको मिल सकता था। और मैं मानता हूं कि जो भी सीमावर्ती जिला होता है, मतलब जो दूसरे प्रदेश से लगता हुआ जिला होता है, कम से कम वहां पे इस तरह का काम जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो चीज सिर्फ आपके प्रदेश को फायदा नहीं देती है, वो जब आप दूसरे प्रदेश के लोग भी वहां पर आते हैं देखने के लिए तो एक रेवेन्यू जनरेट होता है अपने आप में। तो मुझे लगता है कि इस बारे में सोचना चाहिए कि जो इस पूरे इलाके को हम सिर्फ कोटा बूंदी तक सीमित ना रहें, पर्यटन के रूप में हम इसको डेवलप करना चाहते हैं तो बारा और झालावाड़ को भी, बारा में पर्यटन सर्किट में शामिल करके उसको, जैसे गागरेन का किला है, हालत बहुत ज़्यादा खराब बताते हैं जी, उनको तो उसके बारे में सोचना चाहिए कि कैसे उसको डेवलप किया जा सकता है, कैसे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में। और मैं मानता हूं कि राजस्थान में मतलब एक टैगलाइन भी दी गई थी, वसुंधरा जी के समय ही दी गई थी कि जाने क्या दिख जाए। तो वो मुझे लगता है कि इतने अलग अलग तरह की चीजें जो हैं राजस्थान में, जो कि दबी छुपी हैं, जिनके बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं, कुल मिलाकर किया जाए तो बहुत अच्छे ढंग से ऐतिहासिक संरक्षण की जरूरत है। झालावाड़ की राजनीतिक समीकरणों की चर्चा की जाए तो आपको क्या लगता है, अब क्या कुछ चुनौतियां जो उम्मीदवार है उनके समक्ष आ सकती है? देखिए सबसे बड़ी बात तो डेवलपमेंट की है, वहाँ पे लोगों को दिक्कत तो है ही। झालरापाटन से वसुंधरा जी 2 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी वहाँ से 4 सीटें जीत रही। 2018 से लगातार, 2018 नहीं 2013 में भी 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 2018 में भी 4 सीटें जीती। कांग्रेस को अभी भी धरातल की तलाश है, बिल्कुल धरातल की तलाश है जी। अब यदि 2 टर्म से आप लगातार जीतते आ रहे हो जी, तो मुझे लगता है कि अब जनता निश्चित रूप से चाहेगी कि आप जो कर रहे थे काम वो अच्छे ढंग से करें, अदरवाइज फिर जनता की अपेक्षाएं काफी रहेगी, निश्चित रूप से, बिल्कुल निश्चित रूप से रहेगी। और फिर सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जो रह चुकी हैं जी, और अभी भी चेहरा हालांकि भारतीय जनता पार्टी वो आने वाला वक्त तय करेगा, वो है तय करेगा, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा प्रोमिनेंट चेहरा है पार्टी, भविष्य के गर्त में छुपी हुई है सारी बातें, बहुत प्रोमिनेंट चेहरा है, वो वहां से चुनाव लड़ रही हैं, तो निश्चित रूप से जनता की अपेक्षाएं भी रहेंगी कि जी ये 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि जनता का रुख क्या रहता है। चलिए, झालावाड़ की ये समस्याएं थी, ये मुद्दे थे और ये राजनीतिक समीकरण थे। झालावाड़ के बाद में अब बात करते हैं 12 के विधानसभा क्षेत्रों की जनता की क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या कुछ मुद्दे हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जनादेश में आज चर्चा करेंगे अंता, किशनगंज, बारा, अटरू,
छबड़ा विधानसभा क्षेत्र की। अंता विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,16,989 मतदाता हैं, जिनमें 1,12,076 पुरुष और 1,04,907 महिला वोटर हैं। यहाँ 6 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने भाजपा के प्रभुलाल सैनी को हराया था। इस बार इस सीट पर भाजपा ने कंवरलाल मीणा को और कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को टिकट दिया है। किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में 1,19,949 पुरुष, 1,12,409 महिला और 2 ट्रांसजेंडर सहित कुल 2,31,652 वोटर हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के निर्मला सहरिया ने भाजपा के ललित मीणा को हराया था। किशनगंज में इस बार भाजपा ने ललित मीणा को टिकट दिया है। कांग्रेस से निर्मला सहरिया प्रत्याशी हैं। वहीं 12 अटरू विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 2,40,932 हैं, जिनमें पुरुष 1,24,187, महिलाएं 1,16,742 और 3 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस के पानाचंद मेघवाल ने भाजपा के बाबूलाल वर्मा को हराया था। इस बार कांग्रेस ने पानाचंद मेघवाल और भाजपा ने राधेश्याम बैरवा को टिकट दिया है। छबड़ा में 2,44,531 मतदाता हैं, जिनमें 1,27,433 पुरुष और 1,17,098 महिलाएं हैं। पिछले चुनाव में भाजपा के प्रताप सिंह सिंघवी ने कांग्रेस के करण सिंह राठौड़ को हराया था। इस बार भी भाजपा से प्रताप सिंह सिंघवी और कांग्रेस से करण सिंह राठौड़ प्रत्याशी हैं। अब बात करते हैं मुद्दों की। इन विधानसभा क्षेत्रों में बिजली, पेयजल समस्या के साथ कई मांगे हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है 12 में तेल फैक्ट्री, फाटक पर बनने वाला ओवरब्रिज का वादा अब तक पूरा नहीं हो पाया। यहाँ मेडिकल कॉलेज भी नहीं है। छाबड़ा में जिला मुख्यालय दूर होने के कारण क्षेत्रवासियों को जिला बनाने की मांग पूरी नहीं हो सकी। गांवों में सड़कों की हालत बदहाल है। किशनगंज में टीएसपी क्षेत्र घोषित करने और विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है। अंता में नदी क्षेत्रों में अवैध खनन बड़ा मुद्दा है। क्षेत्र में नया उद्योग नहीं लग सका, न ही गौशाला खुली। वोट देकर ही हम अपने अच्छे नेता को चुन सकते हैं। आज 12 का विकास, 12 में 4 विधानसभा सीटों में से सभी सीटों पर बड़े मतदान हो, मगर हम विकास के नाम पर वोट देंगे। जगह जगह आज सीवरेज की लाइनें खुद ही पड़ी है, तो न तो उनमें लाइनें डल पाई है, अघोषित बिजली कटौती होती रही लगातार। और जो 12 में तेल फैक्ट्री पर जो एक ब्रिज बन रहा है वो आज तक भी नहीं बन पाया। तो कहीं ना कहीं हम विकास को देखकर ही वोट करेंगे, क्योंकि विकास जब तक नहीं होगा तब तक हमारा कार्य नहीं होगा। लोगों को अच्छी सुविधा मुहैया नहीं होगी। नल देखो, बिजली देखो, बिजली में लगातार कटौती होती है। 2 घंटे की कटौती को अघोषित करते करते 5-10 घंटे तक चला देते हैं, जैसे कोई गाँव से भी बदतर हो रहा हमारा जिला। 12 में सारी सड़कें खोद करके पटकी हुई है। 5 साल तक ये लोग सोते रहे और अब जब चुनाव आए हैं सारी सड़कों को खोद करके पटक दिया है। अभी कहीं भी काम चल रहा है और सबसे कहते हैं बस। तो 5 साल तक ये क्या कर रहे थे? 5 साल तक सोते रहे और जब चुनाव आए सारी सड़कों को खोद के पटक दिया। अभी भी कहीं काम चल रहा है, कई सरकारें सड़कें टूटी पड़ी हुई है। किसान के मतलब पटरी वो अभी भी ट्रॉली पलटी पड़ी है, एक तो बनाना की। इस प्रकार की स्थितियाँ किसानों की, ना तो रोड सही है। तो आने वाले समय में अगर सरकार को जवाब तो एक देने वाला है किसानों को 2023 में अभी पानी मिलना चाहिए था, वो पानी नहीं मिला। तुलसा लिफ्ट का भी काम संधा अधूरा है। सब पूरी सिंचाई परियोजना मतलब 12 जिला की अधूरी पड़ी है। इन्होंने जब चुनाव आने लगे तब शिला पट्टी लगाने लगे, तो इनसे कोई फायदा नहीं है। देखा जाए तो 5 साल से जलावाड़ा आरओबी का काम का शुरुआत हुई थी, मगर आज तक वो जो खत्म हुई। उधर आने जाने वाले को भयंकर परेशानी होती है। किसानों को विशेष करके आने के लिए पूरा चक्कर काट के मंडी में जाना पड़ता है और किसानों की बोरियों की चोरियां होती है। मेन गेट को बंद कर दिया गया।
इस प्रकार से कितनी प्रकार की अनगिनत समस्या है। जैसे किसानों के साथ इन्होंने कुठाराघात किया, आने पिछले चुनाव में इन्होंने वादा किया था कि किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ होगा, मगर वो कर्ज माफ नहीं हुआ। चिकित्सा के क्षेत्र में आप देखें तो जितनी आवश्यकता हमारे चिकित्सा क्षेत्र में है, आज भी आज़ादी के 70 साल बाद भी हमारे यहाँ 12 जिला चिकित्सालय में कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। पिछले 5 वर्ष में सैकड़ों बच्चे, जवान और बुजुर्ग हार्ट की बीमारी के कारण काल कलवित हो चुके हैं, जिनका इलाज करने वाला आज के चिकित्सालय में कोई नहीं है। प्राइवेट चिकित्सालय के बारे में कहा जाता है कि अगर सरकारी चिकित्सालय में जाओगे तो जान गंवाओगे, प्राइवेट चिकित्सालय में जाओगे तो जमीन और जायदाद दोनों से जाओगे। राजस्थान में 25 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर 12 में भी सरगर्मियां तेज है। 12 जिले की 4 सीटें 12 अटरू, अंता, किशनगंज और छबड़ा में प्रमुख राजनीतिक दलों समेत कई निर्दलीय मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। कई विकास को लेकर तो कुछ बीते वर्षों में किए कामों को लेकर वोट मांग रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिर 25 नवंबर को जनता किसका भाग्य ईवीएम में कैद करती है, जिसका परिणाम 3 दिसंबर को सबके सामने होगा। विपिन तिवारी, दूरदर्शन समाचार, 12। 12 के विधानसभा क्षेत्रों के इन्हीं मुद्दों, समस्याओं और राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा शुरू करते हैं। सर, 12 का राजस्थान के लिहाज से कितना कुछ महत्वपूर्ण योगदान है? देखिए, 12 वो इलाका है जहाँ पे कि जो कोटा और झालावाड़ के बीच में स्थित है जी, और औद्योगिक रूप से मतलब उस दृष्टि से बहुत बड़े उद्योग तो वहाँ पे नहीं थे, लेकिन थर्मल पावर प्लांट जी, राजस्थान का पावर हाउस, पावर हाउस जिसको कह सकते हैं आप, तो वो वहाँ पर है। और हालांकि बहुत डेवलप्ड इलाका नहीं रहा है जी, रहा हमेशा से शुरू से है, और कोटा का हिस्सा रहा है। बाद में कोटा से अलग करके इसको जिला बनाया गया, लेकिन और छोटा भी है, ज़्यादा बड़ा इलाका भी नहीं है जी। लेकिन पावर के हिसाब से मतलब राजस्थान की जो बिजली आपूर्ति है उस दृष्टि से 12 का काफ़ी महत्व है अपने लेकिन आप में। जैसा कि हमने जनता से सुना कि वहाँ पर भी बिजली की समस्या है, दिया तले अंधेरा। अब ये तो देखिए अपने आप में बिजली पूरे राजस्थान में जो उत्पादन करता है, सबसे ज़्यादा पावर हाउस जिसको कहा जाता है, वहाँ की जनता, वहाँ पे एक बड़ी दिक्कत है अपने आप में। और वो दिक्कत दूसरी वजहों से भी है, जो मुझे लगता है कि शायद खासतौर पर 12 में इतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो आसपास के इलाके हैं जी, वहाँ पे वही दिक्कत है कि बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड इलाके हैं, चाहे वो किशनगंज का इलाका हो, चाहे अंता में तो खैर हैं पावर प्लांट ही हैं, लेकिन 12 अटरू का इलाका हो और छबड़ा का इलाका हो, जहाँ छबड़ा में भी पावर प्लांट है, लेकिन वहाँ पे आप ये देखिए कि इस तरह की स्थिति होना वास्तव में अपने आप में एक सरकार के लिए भी सोचने वाली बात है और जनप्रतिनिधियों के लिए भी सोचने वाली बात है कि कैसे हम वहाँ पे बिजली होते हुए भी आप वहाँ पर नहीं पहुँचा पा रहे हैं, गाँव तक बिजली नहीं पहुँचा पा रहे। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, जैसा कि वहाँ की जनता ने बताया कि यहाँ पे सीवरेज बहुत बड़ा मुद्दा है। सीवरेज की लाइन डालने के चक्कर में पूरी जो 12 की सड़कें हैं उनको खोद दिया गया है, लेकिन अभी भी सीवरेज लाइन का अभी भी इंतजार है। ये बहुत बड़ी समस्या लंबे समय से है। ये सिर्फ 12 की समस्या नहीं, मुझे काम तो चल रहा है लेकिन काम पूरा हो ही नहीं रहा है। हाँ, वहाँ पे मतलब, और ये 12 मतलब मुख्यालय की स्थिति भी है, और 12 में बताते हैं कि सिर्फ सीवरेज ही नहीं, सड़कों की भी बहुत बड़ी समस्या है कि वहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट जिस तरह होना चाहिए। और मुझे ये बात अजीब लगती है कि सरकार के बहुत पावरफुल मंत्री वहाँ से आते हैं जी, प्रमोद जैन भाया जो हैं, जो सरकार के खान मंत्री हैं और सरकार में बहुत बड़ा दखल रखते हैं जी, वो उस इलाके से आते हैं, 12 अटरू के वहाँ से विधायक हैं। उसके बावजूद अंता से विधायक हैं, लेकिन फिर भी वहाँ से वो काम जितना होना चाहिए, जिस ढंग से होना चाहिए उस ढंग से नहीं हो पाता। और 12 जिला मुख्यालय और कोटा से लगता हो जिला मुख्यालय, तो वहाँ पे भी इस तरह की स्थिति होना वास्तव में एक सोचनीय वाली बात है। आपने खान मंत्री का जिक्र किया, खनन मंत्रालय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन 12 में अवैध खनन का मुद्दा भी लगातार चर्चा का विषय है। अब इस पे देखिए, भ्रष्टाचार को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है वहाँ पे पूरे इलाके के अंदर, और नदी से जो खनन हो रहा है वहाँ पे, जो परवन और जो बाकी नदियाँ हैं उनसे जो बजरी का खनन हो रहा है, वो बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ उस पूरे इलाके के। खनन मंत्री जी वहाँ से आते हैं, वहाँ से होने के बाद वहाँ निश्चित रूप से होना चाहिए था। उन पे खुद भी आरोप लगते रहे, उनकी सरकार के जो विधायक है वो भी खुद आरोप लगाते रहे उन पे। तो अब वो सारी चीज़ें देखने वाली बात है कि जब वहाँ से मंत्री आ रहे हैं तो कम से कम वहाँ पे तो ऐसी स्थितियाँ ना हो, लेकिन उस पूरे इलाके के अंदर बजरी का अवैध खनन माफिया पनप गया, और वो बहुत बड़ी अजीब स्थिति उस पूरे इलाके के अंदर बनी हुई, जिसके बारे में मुझे लगता है कि सरकार को सोचना चाहिए कि कम से कम उस इलाके को तो एक
जहाँ से खुद मंत्री आ रहे हैं जी, वहाँ से तो कम से कम इस तरह की स्थिति ना हो। बारां में पिछले 7-8 सालों से अमृत पेयजल योजना के ऊपर काम चल रहा है, लेकिन वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई। ये देखिए, अब ये वही शहरों वाली स्थिति है जी, बाकी जगहों पे भी अमृत योजना के तहत जो है भी काम हो रहे हैं। बारां में मैं शुरू से, आप कभी भी जिला मुख्यालय पे जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि जिला मुख्यालय है। मैं इस बात को बहुत समय से महसूस करता हूं, मुख्य धारा से जुड़ा हुआ बहुत हाँ, और कोटा जैसे शहर से जुड़ा हुआ इलाका होने के बावजूद वो जिला मुख्यालय आपको लगेगा ही नहीं जी। आज भी वहाँ पे अच्छे होटल्स की कमी है, वहाँ पे अच्छे सुविधाओं की कमी है। आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि हम बारां में आए हैं तो एक अच्छे जिला मुख्यालय पे आए। झालावाड़ उस मामले में थोड़ा सा डेवलप हो गया, कोटा डेवलप हो चुका, बूंदी, पर बारां आज भी एक तरह से जिसको कहते हैं उपेक्षित सा जिला है, मुख्य धारा से अभी तक जुड़ाव नहीं हो पाया। उपेक्षित सा जिला है, जबकि बिजली देता है, सब कुछ सारी चीजें दे रहा है, पर अभी भी उस बारां जिले का विकास जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं हो पाया। जी, बारां में लंबे समय से ओवरब्रिज को बनाने को लेकर भी मांग चल रही है, 5 साल से चल रहा है, जिससे यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से आरओबी जो है वहाँ पे लगभग 5-6 साल से मामला चल रहा है जी, अभी तक भी पूरा नहीं हो पाया जी। और वही सीवरेज वाली प्रॉब्लम, वही चीज की सरकार के मंत्री और 3 विधायक वहाँ से आते हैं। 4 सीटें हैं, 4 में से 3 सीटें कांग्रेस की हैं जी, और खुद सरकार के मंत्री वहाँ से आते हैं, फिर भी डेवलपमेंट नहीं होना। आरओबी जैसी चीज जिसको कि बहुत, और कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है कि आपको बहुत लंबा आरओबी बनाना है या कुछ, ये काम बहुत आसानी से हो सकता है। 5 साल आरओबी में लगे तो ये सोचने वाली बात होनी चाहिए। वहाँ की जनता की बहुत बड़ी समस्याएं या बहुत बड़े मुद्दे नहीं है, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है उनको। मैं ये कह रहा हूँ, सीवरेज हुआ, अब ये सारे नगर निगम के मामले होते हैं। देखा जाए तो अब हम जयपुर जैसे शहर में रहते हैं तो नगर निगम के हिस्से में आती हैं, ठीक है। वहाँ बारां छोटा जिला है तो वहाँ पे यूआईटी है या जो भी कुछ है, नगर विकास या जो भी है, लेकिन ये सारे मुद्दे आज तक प्रिवेल करना इतने समय बाद लगातार बने हुए हैं और लगातार बने हो रहना, ये मुझे लगता है कि वहाँ के जनप्रतिनिधि इन्हीं मुद्दों के आधार पर बारां और आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़े जाते हैं। किशनगंज का जो इलाका है शहरियों का इलाका है जी, और शहरिया आदिवासी आज भी, आज आज़ादी के इतने साल हो गए जी, आज भी यदि हम कहीं से राजस्थान में सुनते हैं कि भुखमरी से को मर गया या कोई इस तरह की जो खबरें सुनते हैं तो वो हम शहरिया आदिवासियों से सुनते हैं। किशनगंज को आज भी जो है हम उस पिछड़ेपन से बाहर नहीं निकल पाए। शहरिया का जो इलाका है उसको आज भी हम पिछड़ेपन से बाहर नहीं निकाल पाए जी। अंता जो है इतना बड़ा पावर हाउस होने के बावजूद, मुख्य सरकार के मंत्री का एक जिला होने के क्षेत्र होने के बावजूद आज भी मूलभूत सुविधाओं को तरसता है। छबड़ा से बीजेपी के विधायक हैं हालांकि, और लगातार जीतते रहे, मंत्री रहे जी, लेकिन वो भी छबड़ा का उस ढंग से विकास नहीं कर पाए जिस ढंग से होना इतने सालों से क्रमिक जो विकास होना चाहिए वो नहीं होता है जी। ये बहुत सोचने वाली बात है कि पावरफुल लोग हैं वहाँ जी। ऐसा नहीं है कि जिला भले ही उपेक्षित है, जिला भले ही छोटा सा है, लेकिन पावरफुल लोग वहाँ से चुनते आए हैं जी। और कोटा जैसे बड़े शहर का एक संभागीय मुख्यालय के बिल्कुल निकटवर्ती जिला होने के बावजूद विकास से उपेक्षित रह जाना, मुझे लगता है जब बारां के जिला मुख्यालय के यही हाल है तो हम कल्पना कर सकते हैं कि आसपास के क्षेत्रों का क्या हाल है। किशनगंज का मैंने आपको बताया, किशनगंज की स्थिति आज भी वही है, शहरियों का इलाका है और वहाँ पे इसी नाम से वोट भी पड़ता है हमेशा। आप देखिए तो शहरियों का, हम आज भी शहरियों को जो है विकास के मुख्य धारा से नहीं जोड़ पाए हैं। यही स्थिति अंता और जो है दूसरे छबड़ा की। आपने सुपर क्रिटिकल प्लांट का जिक्र किया, वहाँ के किसानों का कहना है कि इस प्लांट से जो अपशिष्ट के रूप में जो राख निकलती है वो खेतों की तरफ डाली जाती है, जिससे खेतों को तो नुकसान हो ही रहा है, वहाँ की जो जनता है वो दमा की और भी कई तरह की बीमारियों का शिकार हो रही है। इस बारे में निश्चित रूप से बहुत बड़ा मुद्दा है, निश्चित रूप से इस बारे में सोचा जाना चाहिए सरकार की तरफ से, और खासतौर पर जनप्रतिनिधियों को इसका कुछ ना कुछ इलाज जरूर, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि आप पावर प्लांट को वहाँ से शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन इस समस्या का समाधान आपको निकालना, निस्तारण तो कर ही सकते हैं। कम से कम इस तरह के ट्रीटमेंट प्लांट तो लगाई जा सकती है। जो खेती हो रही है इस आधार पे तो खेती करने का जो क्रम है वो भी किसानों का रुझान खत्म हो जाएगा। एक बहुत बड़ी रोजगार की समस्या खड़ी हो जाएगी। सबसे बड़ी दिक्कत ये कि बारां में इंडस्ट्री भी नहीं है, बारां में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पावर प्लांट होने के बावजूद इंडस्ट्रीज वहां पर नहीं है जी। कोटा से लगता हुआ इलाका है, सब कुछ है, लेकिन बारां में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं है। अब आप यदि एग्रीकल्चर को भी आप इस तरह से इफेक्ट करेंगे कि वहां पे लोग खेती ना कर पाए, तो पर आप सोचिए कि फिर आप क्या स्थिति बनाएंगे। जी, बारां के राजनीतिक समीकरणों की चर्चा की जाए तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ चुनौतियां रह सकती है?
देखिए डेवलपमेंट जैसा मैंने कहा कि बहुत बड़ी मंत्री खुद हैं वहाँ से, मंत्री खुद हैं जी। मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी भी उन्हीं को हाँ टिकट वहीं पे मिला है, उन्हीं को मिला है। और 2 हालांकि नए चेहरे वहाँ से कांग्रेस ने उतारे हैं अब की बार 2 सीटों पे, कुछ बदलाव भी हुए हैं लेकिन अभी भी चेहरे वही हैं। तो मुझे लगता है कि सोचना चाहिए। और प्रमोद जैन भाई आज कुछ मंत्री हैं वहाँ से, सरकार के दमदार मंत्री हैं, सरकार मतलब कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल है। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा महत्व रहा उनका। तो मुझे लगता है कि उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि वहाँ पे किस तरह से पूरे इलाके का एक समग्र विकास किया जाए। जरूरी। आप हमारे दर्शकों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे मतदान को लेकर? मतदान को लेकर अपील यही है कि मतदान का इतना बड़ा पर्व है, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। 25 नवंबर को हमको सबको वोट डालना है, एक अच्छी सरकार चुननी है, उस सरकार को चुनना है जो हमारे आपके मुद्दों की बात करे, जो हम लोगों के बारे में सोचे, ऐसी सरकार को हमें चुनना है। इसलिए वोट ज़रूर डालिए। इस मामले में किसी भी तरह की कोई कोताही मत कीजिए। हमको पता है 23 नवंबर के आसपास शादियां बहुत हैं, सब कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा ज़रूरी उनका भी अपना महत्व है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम है। तो इस बारे में ज़रूर सोचिए और मतदान ज़रूर कीजिए। जी, हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि लोकतंत्र का ये बहुत बड़ा उत्सव है जो 25 नवंबर को पूरे राजस्थान में होगा, पूरे राजस्थान में आयोजन होगा। हम आपसे अपील करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने जोश और उमंग के साथ में 25 नवंबर को मतदान ज़रूर करें। जनादेश 2023 के आज के इस कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।